मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें एक गाना था कि मुकद्दर का सिकंदर गाना था, तो जिसमें एक बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर उसके फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र घूमते हैं। तो एक मन की आखिरी इच्छा ये थी कभी। सर, आप मेरा शहर मेरी पहल से जुड़े हुए हैं। हमने श्री आलोक सिन्हा जी 2015, 16, 17 में रहे। उनकी अपनी सोच थी जिसमें वो समाज को के सभी वर्ग के सभी लोगों को साझा करिकुलर एक्टिविटीज में म्यूजिक है, डांस है, स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक्स हैं, ये सब चीज़ें भी एक पढ़ाई का पार्ट के रूप में होना चाहिए। और जैसा उन्होंने एक अभियान को शुरुआत किया, हम पहले दिन 11 लोग थे। हमने अलग अलग जगह चुनकर लोगों को जागरूक करने के लिए निरंतर 3.5 साल तक इस अभियान को चलाया। जब कोविड आ गया तो कोविड में मजबूरी वश हम लोगों को इसे बंद करना पड़ा। देखिए, यहाँ हमारे पास दाहोद बिल्डिंग है हमारी, जिसके अंदर 4 फ्लोर है। उन 4 फ्लोरों में जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उस पर हमारा हीरा स्वीट्स का फ्रेंचाइजी है, जहाँ हीरा स्वीट्स का संचालन रहता है, जो कि एक बड़ी फूड चेन है हिंदुस्तान की। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके 54 आउटलेट्स हैं, 54 जी। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पर हमारा एक पार्टी हॉल बना हुआ है, जिसमें हम 125 से 150 लोगों की गैदरिंग तक की पार्टी कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड फ्लोर पर हम लोगों का फिर एक पार्टी हॉल बना हुआ है, जहाँ पर हम लोग 80 से 100 लोगों तक की पार्टी कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड फ्लोर पर हमारा द गोल्डन स्पून के नाम से एक रेस्टोरेंट है और छोटे छोटे कुछ पार्टी प्लेसेस हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी किटीज, बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं। और अपनी टेबल भी है हमारी, जहाँ पर हम लोग लंच या डिनर भी ले सकते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल हिडन जेम्स बाय एनपी, पावर्ड बाय संजीव कुमार। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो संवेदनशील और गहन विचारों वाले हैं, जो जीवन की बारीकियों को गहराई से समझने में विश्वास रखते हैं, जिनका दृष्टिकोण स्वतंत्र है और जो किसी के अधीन रहकर कार्य करने में विश्वास बिल्कुल नहीं रखते, जिन्होंने अपने आत्मविश्वास और अनूठे विचारों से अपने व्यवसाय को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। आइए आपको मिलाने ले चलते हैं श्री अमित कुमार जी से। सर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया। सर, आप बताना चाहेंगे कि असली में अमित कुमार कौन है? देखिए, अमित कुमार एक साधारण सा मनुष्य है जो हमेशा ऐसा चाहता है कि उसकी तरफ से किसी को दुख ना हो, सामने वाले की तरफ से उसे दुख ना मिले। बाकी देखिए, अपनी आजीविका के लिए सब लोग अपना अपना व्यापार करते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि व्यापार के साथ साथ जो समाज हमें देता है उसी के साथ हम लोग और उसको रिटर्न करके क्या दे सकते हैं, ऐसा हमें हमेशा अपने जीवन में प्रयास करना है। कि प्रारंभिक पढ़ाई सर कहाँ से रही? देखिए, मेरी प्रारंभिक पढ़ाई, चूंकि मैं मेरठ की ही पैदाइश हूँ, 1974, तो मेरी सारी एजुकेशन मेरठ से ही है। उसके बाद 1.5 साल के लिए मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ मथुरा गया था, तो बीच में गैप पढ़ाई का मैंने वहाँ मथुरा से पूरा किया। उसके बाद अपनी आकर ग्रेजुएशन मैंने मेरठ से की। सर, आप हमेशा से बिजनेस करना चाहते थे या आपका कोई और ड्रीम भी था? नहीं, मैंने बचपन से ही, जब मैं छोटा बच्चा था, पढ़ता था, तो हमेशा मेरी इच्छा ये थी कि मैं अपना व्यापार ही करूंगा। ये ऐसा मेरे बचपन से ही मेरे विचार रहे। सर, जो आपने बचपन में सपना देखा था, आपको लगता है आपने आज पूरा कर लिया है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो सपना मैंने देखा था, ऐसे बहुत सारे सपने मैंने अपने जीवन में पूरे किए। और मुझे ऐसी कभी जीवन में उम्मीद नहीं थी कि मैं अपने जीवन में जो पाया है मैं कभी कर पाऊंगा। ये तो जब जीवन में पिक्चर आई थी, जब हम छोटे थे, मुकद्दर का सिकंदर, जिसमें एक गाना था कि मुकद्दर का सिकंदर गाना था, तो जिसमें एक बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर उसके फिल्म के हीरो अमिताभ बच्चन। एक मन की आखिरी इच्छा ये थी कभी जीवन में मोटरसाइकिल मेरे पास हो। तो मेरी पहली और आखिरी इच्छा थी वो जीवन की, लेकिन उस इच्छा से मैं अपने जीवन में कितना आगे निकल गया धीरे धीरे करके, मुझे पता ही नहीं चल पाया। सर, आपके परिवार में कौन कौन है? देखिए, मेरे परिवार में मेरे मदर, फादर, छोटा भाई, वाइफ, मेरे 3 बच्चे और मेरे भाई के 2। को हमेशा से फार्मेसी के बिजनेस में जाना, तो सर फार्मेसी टू कॉलेज एंड नाउ अब रेस्टोरेंट, सर ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? नहीं, देखिए, ये तो वक्त के साथ साथ जब इंसान आगे चलता है तो जो भी वो व्यापार करता है उसके अंदर उसको कुछ कमियां नजर आती हैं, कुछ खासियतें नजर आती हैं। और जो भी हम नई चीज करते हैं, निश्चित ही हमें जीवन में कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलता है। तो जब जब मुझे अपने जीवन में कोई भी नया वेंचर करने का मौका मिला तो मैंने उसे हमेशा किया है। उससे मुझे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी हमेशा हुए और मैंने सीखा भी हुआ इस चीज से। सर, बिजनेस में क्या ज्यादा जरूरी है, रिस्क या प्रॉफिट? देखिए, बिजनेस का मतलब ही रिस्क है। यदि आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है तभी आप बिजनेस कर सकते हैं, अदरवाइज बिजनेस आप कर ही नहीं पाएंगे। सर, आप मेरा शहर मेरी पहल से जुड़े हुए हैं, हमने अपनी रिसर्च से पता किया। सर, उनसे आपका जुड़ना कैसे हुआ? श्री आलोक सिन्हा जी 2015, 16, 17 में मेरठ में रहे। उनकी अपनी सोच थी
जिसमें वो समाज को के सभी वर्ग के सभी लोगों को साथ जोड़ के चलने के लिए काम करना वो चाहते थे। उसी उद्देश्य से उन्होंने इस संस्था का गठन किया। उस संस्था के जितने भी दृष्टिकोण थे जिन पर हम लोग काम करना था, मैंने उनमें अपने पूर्ण प्रयास से प्रयास किया कि मैं बेहतर से बेहतर उसमें उस संस्था को चलाने के लिए कार्य कर पाऊँ। सर, आपके फादर का फर्टिलाइजर्स का बिजनेस था, सर आपने उसको परस्यू करने का नहीं सोचा? कायदे में तो मैंने व्यापार वही किया जो मेरा पेरेंट था, लेकिन इस बात को समझते हुए भविष्य में परिवार में कोई विवाद की परिस्थिति कभी जीवन में ना बने, क्योंकि मेरे एक छोटे भाई भी हैं, तो मैंने इसीलिए उसी व्यापार को, मिलते जुलते व्यापार को अलग रजिस्ट्रेशन करा के अलग नाम से किया, जिससे कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी हमारे परिवार के एकता में भी बनी रहे। सर, आपका कॉलेज था बाकी बिहारी, सर उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? मेरे दिमाग में उसकी जो प्रेरणा रही, उसकी प्रेरणा ये थी कि वो एक ऐसा वेंचर था मेरी लाइफ का जिसमें ना सिर्फ फाइनेंशियल के हिसाब से कर सकते थे, उसमें हम देश के लिए भी काफ़ी कुछ कर सकते थे। क्योंकि मेरा अपना मानना ये है कि किसी भी हम स्टेज की बात करें तो यदि बच्चों को, हमारे देश के बच्चों को यदि क्वालिटी एजुकेशन मिलती है तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में और बेहतर कर सकते हैं। और जैसा हमारा युवा पीढ़ी आज की तारीख में रहेगा, ऐसा ही हमारा ट्रांसफॉर्म होने के बाद में हिंदुस्तान बनेगा। सर, वर्तमान समय में शिक्षा हमारी जो व्यवस्था है उसमें और क्या सुधार होना चाहिए? देखिए, मैं कोई एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ जो एग्जैक्टली इस चीज़ की डिफाइन कर पाऊँ, इस चीज़ को मैं इस चीज़ के विषय में बोल पाऊँ, लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षा का सरलीकरण होना चाहिए। शिक्षा का सरलीकरण के साथ साथ बुकिश नॉलेज के साथ साथ थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज यदि बच्चों को हम लोग बचपन से ही और देने का प्रयास करें और उनके अंदर संस्कार की भावना यदि टीचर, ऐसा मुझे लगता है कि शायद आज बच्चों की जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, उनकी अपेक्षा ये है कि बच्चे को यदि मैंने अच्छा स्कूल भेज दिया तो ये टीचर की जिम्मेदारी सब कुछ कराना, ये भी गलत है। एक टीचर यदि ये सोचती है कि मुझे उतना काम करना है अपने स्कूल टाइम में या मेरा काम तो पढ़ाना है, तो वो भी गलत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये शिफ्टिंग ऑफ जिम्मेदारी है कि हम अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर शिफ्ट कर रहे हैं। अभिभावक स्कूल, अच्छे स्कूल में भेज के सब कुछ भूल जाता है। तो मेरा कहना है कि संस्कार यदि घर से मिलेंगे और एजुकेशन मिलेगी टीचर से, तो शायद बच्चे का जो भविष्य है, बच्चे के जो एटिकेट्स हैं, बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। और जहाँ तक साल बात स्पेसिफिकली एजुकेशन की है, तो मेरा मानना ये है कि बुकिश नॉलेज के साथ साथ जीवन के और जितने भी आयाम है उनको भी एजुकेशन का ही पार्ट मानकर उसमें भी सिखाया जाना चाहिए, जिसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में म्यूज़िक है, डांस है, स्पोर्ट्स हैं, एथलेटिक्स हैं, ये सब चीज़ें भी एक पढ़ाई का पार्ट के रूप में होना चाहिए। और जैसा अभी जब हम लोग छोटे थे तो देखते थे, आज भी देखते हैं कि पीटी का हर शुक्रवार को या शनिवार को एक पीरियड हुआ करता था। मेरा मानना ये है कि कम से कम पीटी का एक पीरियड डेली 8 से भी हमारे सेगमेंट्स होते हैं तो उसमें जरूर होना चाहिए। इस देश की शिक्षा व्यवस्था में और क्या सुधार हो सकते हैं? जब बच्चा पढ़ने के लिए बालावस्था में अपनी प्राइमरी एजुकेशन के लिए जाता है तो सुधार की सबसे जरूरत तो वहाँ पर है, क्योंकि जिस तरीके से बेसिक एजुकेशन एक बच्चे को मिलेगी उसी तरीके से उसका व्यवहार, उसका स्वरूप, उसके संस्कार वहीं से डेवलप होंगे। एक बच्चा यदि शुरुआती दौर में बहुत प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ पाया और भविष्य में आने वाले वक्त में उसको अच्छी एजुकेशन भी दी जाए तो शायद उसके जीवन में उसका उतना प्रभाव ना पड़ पाए। तो जो प्राइमरी एजुकेशन है वहाँ पे सुधार की आवश्यकता मेरे हिसाब से ज्यादा है। सुधार की आवश्यकता जैसे? नहीं, सुधार की आवश्यकता जैसे देखिए, एक तो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, एक थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। तभी पढ़ाई के साथ साथ निश्चित ही बच्चों की शिक्षा के अंदर वो अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करें, किस तरीके से वो अपने कुलीग्स के साथ अपना व्यवहार करें, कौन से शब्दों को प्रयोग करें, कौन से शब्दों को प्रयोग ना करें, किस तरीके से टेबल पे बैठ के खाना खाएं, किस तरीके से कपड़े पहने, जीवन जीने के जितने भी सलीके होते हैं वो सारे उनको बचपन से ही स्कूल में पढ़ाए जाने चाहिए। जो एक आज्ञाकारी बच्चा है वो अपने माँ बाप की बात तो मानता ही मानता है, लेकिन टीचर की बात को भी वो पूरा सम्मान देता है। तो टीचर को भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको बुकिश नॉलेज के अलावा जो और पढ़ाना सकते हैं वो उनको पढ़ाएं। जैसे सर हमारे जापान की जीवन शैली है जहाँ बच्चों को तो बढ़ई का काम सिखाया जाता है, वहाँ बच्चों को ड्रिल मशीन लेके पेज कसना सिखाया जाता है, जो बेसिक जीवन की उनकी नीड्स हैं, जिसके लिए हम दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं कि हमारे घर में छोटी भी अगर कोई चीज़ खराब हो जाए तो हमें किसी प्लम्बर को बुलाना होगा, किसी कारपेंटर को बुलाना होगा। तो सर ये चीज़ें वहाँ घर
मतलब वहाँ जो प्राइमरी है 10 साल तक वहाँ पढ़ाई ना कराकर उनको यही सिखाया जाता है। मैंने भी जापान की इस प्रकार की वीडियोस बहुत देखी हैं, जहाँ छोटे छोटे बच्चे अपने स्कूल के परिसर की अपने हाथों से सफाई कर रहे होते हैं। जी। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी है कि ये पता नहीं हमारे देश का दुर्भाग्य या सौभाग्य, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा जो एजुकेशन लेवल में हो वो पैम्परिंग के साथ पढ़े, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए पढ़ाई के अंदर। देखिए, जब भी कोई स्कूल लीग से अलग हटके बच्चों से कुछ कराने का या समझाने का प्रयास करेगा तो निश्चित ही बच्चों को शारीरिक कष्ट या शारीरिक उनके ऊपर प्रेशर थोड़ा पड़ेगा। और हमारे यहाँ के पेरेंट्स थोड़े से इस चीज़ के ऊपर एडामेंट हैं कि इस तरीके की चीज़ें संभवतः नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई उनकी तरफ से प्रयास भी नहीं है और ऐसा जनरली हमारे ट्रेंड भी नहीं है। और ये ट्रेंड कायदे में भी देखा जाए यदि बनेगा तो बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो बेहतर होगा। सर, फार्मेसी टू कॉलेज एंड नाउ टू रेस्टोरेंट बिजनेस, सर यहाँ इस बिजनेस में आने का आपका विचार कैसे बना? नहीं, ये विचार तो देखिए, और भी जीवन में सब लोग बहुत सारे काम करने के लिए सोचते हैं, लेकिन खाली सिर्फ विचार करने से नहीं होता। विचार करने के साथ साथ आपको उसके लिए कुछ प्रयास भी करना होता है, और उस प्रयास के साथ साथ यदि आपकी किस्मत भी उसमें साथ दे दे तो निश्चित ही सोने पे सुहागा। मैंने ये जो विचार किए, मैंने इनके लिए प्रयास भी किया, और जो जब अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने इन चीज़ों को फिर ग्रैब किया। जी सर, आप विश्वास रखते हैं कि किसी भी मनुष्य को किसी एक चीज पे स्टक होकर नहीं रहना चाहिए, रेगुलर ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब बांध कर नहीं रखना चाहिए खुद को कि मैं बस लाइफ टाइम यही करूंगा? देखिए, जब तक आप बहुआयामी नहीं सोचेंगे, जब तक आप नए नए चीज़ों में एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचेंगे, देखिए मैन टू मैन भी निर्भर करता है, हर आदमी की अपनी सोच होती है। बहुत सारे लोग अपने जीवन को एक ही काम करते हुए एक ही तरीके से गुजार देते हैं, तो ये आदमी का अपना जीवन जीने का तरीका है। जो आदमी जीवन में थ्रिल चाहता है, जो आदमी अपने जीवन में एक्साइटमेंट चाहता है, जो आदमी अपने जीवन में कुछ डिफरेंट करना चाहता है, तो उसके लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज भी एक्सप्लोर करनी होंगी। एक ही कमरे में रहकर कभी आप पूरे संसार को नहीं देख सकते। यदि आपको संसार को देखना है तो कमरे से बाहर जाकर अलग अलग आपको डायमेंशंस के लाइफ काम करना होगा। रेस्टोरेंट बिजनेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज अब सडनली लोगों को स्ट्रीट फूड, पहले लोगों को लग्जरी पसंद थी, अब लोगों को स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद आने लगा है कि चलो चलते हैं। सर, इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए आप क्या सोचते हैं? बेसिकली जहाँ तक मेरा मानना है, पिछले 5 मतलब पोस्ट कोविड की यदि हम बात करें तो प्री कोविड की लाइफ और पोस्ट कोविड की लाइफ में बहुत लंबा फर्क है। उस वक्त खाने के प्रति बहुत कंजर्वेशन थी, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी। कोविड के बाद में लोगों का जीवन जीने का तरीका बहुत बदला है। लोगों के अंदर पैसा खर्च करने की क्षमता में बहुत इजाफा हुआ है, उनकी इनकम बढ़ी है और पेइंग कैपेसिटीज, एक्सपेंडिचर कैपेसिटीज भी बढ़ी है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि मेरठ की बात करें तो मेरठ में भी शायद रेस्टोरेंट्स की या इस प्रकार के ईटिंग प्लेसेस की जो संख्या थी वो कई गुना बढ़ी है, लेकिन मार्केट शेयर जो है, जो लोग बागों की बाहर जाके खाना खाने की प्रवृत्ति है, उसमें भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और मेरा अपना मानना है कि भविष्य में भी जितनी भी इस प्रकार की चीज़ें खुलती हैं, चाहे वो किसी भी लेवल, किसी भी उसकी हो, तो इसमें कोई सैचुरेशन आने की संभावना मुझे दूर दूर तक भी नजर नहीं आती। जी और बाकी भी ऐसा कुछ लगता भी है तो देखिए, यदि आपके काम में गुणवत्ता है और आप सर्विस अपनी ठीक दे रहे हैं तो आपको इस विषय में सोचना ही नहीं चाहिए। जितनी देर में हम ये सोचेंगे कि भविष्य में हमारा क्या होगा, इतनी देर उस वक्त को हम अपने आप को सुधार में लगाएंगे तो आपका कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। जी सर। सर, रेस्टोरेंट बिजनेस में ग्राहकों का दिल जीतने का मूल मंत्र क्या है? देखिए, सबसे पहले तो निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस आदमी को पता हो कि उसे जाना कहाँ है। उसके संज्ञान में ये हो कि एक जगह है, वो माउथ टू द माउथ पब्लिसिटी से या सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से उस तक पहुंचाने के बाद में यदि व्यक्ति आता है तो आपको अपना जो सर्वश्रेष्ठ आपकी कुजीन है वो आपको उसके सामने प्रेजेंट करनी है। इसके अलावा जो आपके स्टीवर्ड्स हैं, जो आपके वेटर्स हैं, वो किस तरीके से व्यवहार करके खाना उसको आदमी को दे पाते हैं, खाना किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। गर्म आता है खाना, आने के बाद में वो उसको इज्जत के साथ खाना खिलाते हैं, तो निश्चित ही मेरा अपना मानना ये है कि वो आदमी कंटेंट होकर जाएगा तो दोबारा जरूर। जी सर, रॉ मटेरियल और स्वाद में निरंतरता बनाए रखने की सर क्या रणनीति रहती है आपकी? देखिए, चूंकि आप एक लेडी भी हैं तो मैं मानता हूं कि आप अपने घर में किचन भी चलाती होंगी, तो देखिए मेरे वैसे हिसाब से तो इस सवाल का जो जवाब है वो आपके पास स्वयं है, क्योंकि जो हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं इनकी मुख्यतः गुणवत्ता है, और जो हमारी सब्जियां या बाकी जो चीज़ें हैं वो हमारी फ्रेश हैं, और शेफ हमारा ठीक है, उनके ब्रांड्स हमारे ठीक हैं, तो निश्चित ही खाने की गुणवत्ता से कोई
मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और टेस्ट उसके अंदर से अच्छा ही आएगा। सर, आप 2017 में मेरा शहर मेरी पहल से जुड़े आलोक जो हमारे कमिश्नर थे मंडलायुक्त श्री आलोक सिन्हा जी के अंदर। सर, वहाँ आपको जुड़ने की प्रेरणा सर कैसे मिली? नहीं, वहाँ जुड़ने की प्रेरणा थी, इट वाज ए कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर ऑल। मुझे पता चला इस तरीके अखबार के माध्यम से, अपने परिचितों के माध्यम से इस तरीके की मीटिंग है, तो मैं उस मीटिंग में गया। वहाँ जाकर जब मैंने उनके और बाकी लोगों के विचार सुने, मेरठ के लिए एक अच्छी चीज़ बन रही, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे उनके साथ, उस संस्था के साथ जुड़ना चाहिए। सर, उस दौरान मैं भी थी, जो न्यूज़पेपर में मैंने देखा, वहाँ एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जिसमें कई किलोमीटर लंबे कपड़े के ऊपर लोगों ने पेंटिंग की आयोजित की थी। सर, वो करने का सर मोटिव क्या था? आप नहीं, देखिए ऐसा होता है, इन चीज़ों का मोटिव इस चीज़ में होता है कि जिस जगह पर कुछ ऐसे काम होते हैं जो हमारा ग्लोब है, जो हमारी पृथ्वी है, वो कहीं पर नहीं हुए होते, तो उनसे समाज का नाम रोशन होता है। देखिए, यदि हम मेरठ की बात करें, यदि हम 80s की और 90s की बात करें, तो हमारा मेरठ एक ऐसी जगह रही है जो कॉमनल लाइट्स के लिए बहुत ज़्यादा बदनाम रहा है। हमारा मेरठ एक पौराणिक शहर होने के बावजूद भी इसके अंदर कभी ऐसी लाइमलाइट होकर इस तरीके से नहीं आ पाया। देखिए, ये सब जानते हैं कि 1857 की हिंदुस्तान की क्रांति की आवाज़ जो थी वो मेरठ से जागी, लेकिन 80s में 90s में जो कॉमनल राइट्स हुए उसकी वजह से ये भी परिस्थिति बनी कि लोग बाग अपने घरों की बेटियां शादी करके मेरठ में देने को तैयार नहीं हुआ करते थे। लेकिन मेरा हमेशा मानना ये है कि अच्छाई हमेशा बुराई पे जीतती है। उस बुराई के ऊपर अच्छाई जीती। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फील्ड्स में अच्छे अच्छे काम किए और आज शायद मेरा मानना है कि एनसीआर में हमारा मेरठ बहुत ही तरक्की पर है और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नहीं। यदि हम पिछले 10 साल की, 20 साल की, 30 साल की बात करें तो जितने भी हमारे त्यौहार हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग, किसी भी धर्म के हों, पूरे आपसी सहयोग के साथ में पूरे अच्छी तरीके से सारे त्यौहार भी हम लोग आपस में मना पाते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिविटी की बात है। मेरठ निरंतर तरक्की की ओर अग्रसर है और आगे भी ऐसा रहेगा, ऐसा मैं। सर, उसके बाद आपने क्लॉथ बैंक की शुरुआत की। यह है विचार सर आपके पास कैसे आया? डॉक्टर प्रभात कुमार जी जब ऑस्ट्रेलिया में थे अपने प्रवास पर, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में प्रचलन है कि वहाँ पर लोग बाग अपने पुराने सामान को बेचते नहीं है। वो इस तरीके से करते हैं कि जो उनके सामान इस्तेमाल का नहीं रहता है उसको वो रात को गेट के बाहर रख देते हैं। अच्छा कपड़ा भी, पहनने का कपड़ा भी हमारे लोगों पे उपलब्ध नहीं है। और उसी के साथ भी, उसी के विपरीत एक त्रासदी ये भी है कि जितने भी हमारे समर्थ परिवार हैं उनकी वार्डरोब कपड़ों से भरी पड़ी है। कुछ हमारे मन के अंदर इस चीज़ का लालच है कि मेरा कपड़ा मैं ऐसे कहाँ बेचूँ। और कुछ बात ये भी है कि एक ऐसा चैनल नहीं है हमारे पास में जो हमें पता हो कि भाई हमारा कपड़ा किसी आदमी के पास ऐसी जगह जा सकता है जो उसे इस्तेमाल कर पाए। तो हमने शुरुआती दौर में कैंपेन चलाया। उस कैंपेन में हम लोगों ने, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ वहाँ डोर टू डोर मैं और डॉक्टर प्रभात कुमार जी का 55 परिवार है हमारे मकान में। पहले दिन हम लोगों ने बता दिया था हम आएंगे। लोगों ने अपने पुराने अच्छे कपड़े ही नहीं बल्कि नए नए कपड़े खरीद कर भी जोश में हम लोग इतने दिए कि उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि इन कपड़ों को हम कहाँ रखें। रखने के लिए मेरे घर का कमरा पूरा भर गया। 4-5 दिन जब गुजर गए, मैं सर के पास गया, मैंने सर अब कपड़ों को क्या करना है? तो बोले अमित, तो इस चीज की शुरुआत है, तो सबसे सरल काम था जो आपने कर लिया, कपड़ों को एकत्रित करना। अब अगला जो काम है उससे टिपिकल है, वो 2 टिपिकल काम ये है कि तो अब इनका वितरण कैसे करोगे बताओ। तो हम लोगों ने अलग अलग जगहों पर जाकर, गाँव में जाकर, मलिन बस्तियों में जाकर वहाँ के प्रमुख लोगों से संपर्क किया। वहाँ पर की जो कम्युनिटी सेंटर्स थे वहाँ पर हमने लोगों का एकत्रीकरण किया। वहाँ पर जाकर हम लोगों ने कपड़ों का वितरण किया। लेकिन चूंकि कलेक्शन सेंटर चला पाना हमेशा के लिए बात नहीं थी, तो ये हुआ कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो सेल्फ सस्टेन्ड हो, जो हमेशा ऑटो मोड में चलती रहे। तो उसके लिए हमने क्लॉथ बैंक का गठन किया। आरजी डिग्री कॉलेज के सामने अपने क्लॉथ बैंक को खोला। ये ऐसी जगह है जहाँ पर आकर निरंतर डेली प्रतिदिन लोग आते हैं और अपने घर के अच्छे कपड़े जो दूसरे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उनको आकर दे जाते हैं और विभिन्न माध्यम से उन हम कपड़ों को जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाते हैं। सर, ये आज भी कंटिन्यूअसली रनिंग में? हाँ जी, ये आज भी कंटिन्यूअस रनिंग में। और मेरा अपना मानना ये है कि ऐसी मैं मानता हूँ कि जब तक मेरे शरीर में जान है जब तक तो मैं इसे हमेशा चलाऊंगा। मेरे पास क्या होगा मुझे नहीं मालूम। जी सर, आप स्वच्छता अभियान से भी जुड़े हुए हैं, हमें ज्ञान हुआ है सर। आप लगातार इससे निरंतर जुड़े ही रहते हैं।
मैं आपको बताना चाहूंगा, जब 2015 का सर्वे हुआ था तो 2016 में हमारे मेरठ की रैंकिंग 439 आई थी। इसका मतलब हमारा मेरठ शहर हिंदुस्तान के सर्वोच्च गंदे शहरों की श्रेणी में आता है। हमेशा चर्चा का मुद्दा क्या होता है, जीवन में चर्चा के दो मुद्दे होते हैं, या तो जो सबसे अच्छे होते हैं, सबसे खराब होते हैं। नॉर्मल टॉपिकों पर चर्चा जिंदगी नहीं हुआ करती, क्योंकि उस वक्त का ये बहुत ही हॉट, बहुत ही इशू था कि 439वें नंबर पर हमारा मेरठ था। तो आलोक सिन्हा जी एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, जिन्होंने विशेष रूप से हमें ये समझाया कि स्वच्छता और ट्रैफिक अवेयरनेस, यदि ये दो चीजें जिस भी शहर की या जिस भी समाज की अच्छी होंगी, तो वो समाज निश्चित ही स्वस्थ जीवन भी जिएगा और वहाँ की लाइफ बहुत कंफर्टेबल इजी होगी। तो स्वच्छता की जिम्मेदारी उन्होंने मुझे सौंपी और हम लोगों ने 4 सितंबर 2016 से हम लोगों ने एक अभियान को शुरुआत किया। हम पहले दिन 11 लोग थे, हमने अलग अलग जगह चुनकर लोगों को जागरूक करने के लिए निरंतर 3.5 साल तक इस अभियान को चलाया। जब कोविड आ गया तो कोविड में मजबूरी वश हम लोगों को इसे बंद करना पड़ा। और यहाँ मुझे बताते हुए बड़ी खुशी भी होती है कि 439वीं रैंक जैसे हमारी 2016 में थी, तो 2017 में वो 339 थी, उसके बाद में 2 समथिंग थी, उसके बाद में 2018-19 वो 100 कुछ आ गई। लेकिन ये भी बताना चाहूँगा 2020 में हमारे मेरठ की स्वच्छता रैंक 2027 तक भी पहुंच गई थी। मतलब ये मेरा प्रयास था नहीं था, एक अलग बात है, लेकिन लोग बागों ने अपनी आदतों में सुधार लाए और 2020 में हमारी स्वच्छता रैंक 27वें नंबर पर थी हिंदुस्तान के 500 शहरों की। हमारा शहर आज स्मार्ट सिटी में आ गया है सर। इस स्मार्ट शहर की डेफिनेशन 2 है। एक तो गवर्नमेंट के आधार पर, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो लोग करोड़ों रुपए देते हैं और चीजें बनती हैं, लेकिन मेरी पॉलिसी से बिल्कुल विपरीत है। यदि आप अपने शहर से मोहब्बत करते हैं तो आप स्वयं को स्मार्ट कर लीजिए, आपका शहर अपने आप स्मार्ट हो जाएगा। आपको किसी सरकारी मदद की, सरकारी इमदाद की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, स्मार्ट होने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको बाल अच्छी तरीके से बनाने, कपड़े अच्छी तरीके से पहनने, आपको अपने व्यवहार में संतुलन लाना है, संतुलन क्या लाना है। ठीक है, तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। एक तरीका तो होता है समाज का कि एक आदमी गंदगी फैला रहा है सड़क पर कुछ भी तरीके से, और उसको जो म्युनिसिपल कमिश्नर या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो लोग हैं वो उसको साफ करवा रहे हैं और साफ करा रहे हैं। एक तरीका ये है कि आदमी ने सड़क पर गंदगी नहीं फैलाई तो सफाई करने की जरूरत नहीं रही। तो यदि आदमी अपनी आदतों में परिवर्तन लाएगा तो गंदगी नहीं फैलेगी, तो सफाई करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। देखिए, हमारी जो पॉपुलेशन है, हम क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री तो है, ये मेरठ भी बहुत डेंसली पॉपुलेटेड जगह है, तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास भी नहीं है कि हम लोग निरंतर गंदगी फैलाते रहे। उनकी जो सीमित 2-3 हजार लोग हैं वो 2-3 हजारों से निरंतर सफाई करते रहे। इसी तरीके से हम लोग, यदि कोई रेलवे फाटक लगा है, कोई रेड लाइट है, यदि हम वो भी करेंगे तो निश्चित रूप से जाम में लगेगा, सामने वाला का टाइम भी बचेगा, हमारा टाइम भी बचेगा। लेकिन परिस्थिति है कि चंद लोग आगे लाकर इस तरीके से गाड़ी लगा देते हैं कि वो आप जो लोग पीछे खड़े होते हैं उनके लिए भी और जो लोग सामने से आ रहे हैं उनके लिए भी पैनिक क्रिएट हो जाता है और घंटा आध घंटा कब गुजर जाता पता नहीं चलता। तो ये जिम्मेदारी तो हमें स्वयं ही लेनी पड़ेगी। कोई भी सरकारी ऑफिसर, कोई भी गवर्नमेंट इसी चीज को हमें रूल बना सकती है, फॉलो तो हमें ही करना है। सर, आप बिजनेस भी मैनेज करते हैं और सोशल सर्विसेज से भी जुड़े रहते हैं, सर आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो मेरा मानना ये है कि जिस वक्त लाइफ में जिस चीज की प्राथमिकता हो आप उस काम को करते चलिए, टाइम मैनेजमेंट अपने आप ही हो जाता है। और निश्चित ही ये बात भी पक्की है, जिंदगी जीने के 2 तरीके, तो ये कि आप सुबह अपने घर से निकले, आपके पास कोई टारगेट नहीं, आपको नहीं पता आपको क्या करना है। जब आप शाम को घर में घुसेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप जीरो जहां से चले थे वहीं घुसेंगे। एक तरीका है कि पहले दिन शाम को आपने बैठकर अपनी चेकलिस्ट बनाई, मुझे अगले दिन क्या करना है, आपने अपना टाइम शेड्यूल बनाया। 10% डेविएशन हो सकता है, लेकिन आप उसे फॉलो करेंगे, आप रात को घर पर जाएंगे तो आप निश्चित ही अपना बहुत ही कामयाब दिन लेकर जाएंगे और कुछ ना कुछ आप किसी नतीजे पर जरूर। आप अभी कौन कौन सी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? संस्थाओं की हम बात करें तो अखिल भारतीय कौमी एकता एवं सद्भावना समिति से मैं जुड़ा हुआ हूँ। क्लॉथ बैंक हम लोग संचालित कर रहे हैं। जब जब मौके हम लोग प्लांटेशन वगैरह की भी अपने अभियान चलाते रहते हैं। सर, आप मेरठ क्लब से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, देखिए, मेरठ क्लब एक संस्था है जो रक्षापुरम में जिसका परिसर है, और निश्चित ही आज से करीब 2.25 साल पहले जब दीपक मीना जी मेरठ में जिलाधिकारी थे तो उस वक्त ये संस्था अपने सुप्तावस्था में थी और 1 साल से तकरीबन ये बंद थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाकर उन्होंने मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये संस्था बंद है, आप इसको चलाइए, क्योंकि और भी बहुत सारी फील्ड्स में हम लोग काम करते थे। मेरठ में जितनी भी NGOs हैं, उन्होंने मुझे उन NGOs का एक ये संपर्क सूत्र भी बनाया धागे के रूप में कि मेरठ में जितनी भी NGOs है दरबार पोर्टल पर जो रजिस्टर्ड है, आप उनकी सूची निकलवा कर उन्होंने मुझे अपने विभाग से दी और कहा कि मैं इनकी एक मीटिंग कॉल करूँगा
तो जिला पंचायत कार्यालय जो ऑफिस है वहाँ कचहरी में, जो उनका सभागार है, वहाँ पर हम लोगों ने एक मीटिंग की थी जिसमें तकरीबन 150 संस्था के लोग आए थे। तो उन संस्थाओं के लोगों से जो भी सरकारी योजनाएं हमारी होती थी, जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग की कोई योजना है और मान लीजिए उसका प्रचार प्रसार होना है, तो दीपक सर नुपुर गोयल सीडीओ में उनकी मीटिंग बुलाती थी और उन संबंधित अधिकारियों को बुलाकर वो अपनी योजनाएं बताते थे और विभिन्न क्षेत्रों में जाकर फिर उसका प्रचार प्रसार हम करते थे। जैसे मान लीजिए किसी वैक्सीनेशन की बात आती थी या आयुष्मान कार्ड करने की बात आती थी, तो अलग अलग कैंप लगाकर अलग अलग एनजीओ इस चीज को करते थे। तो दीपक सर के साथ मैंने निरंतर कार्य किया, तो वो बोले इस बात को, अमिति मेरठ क्लब है और आप, मेरी इच्छा है कि आप इस क्लब को चला सकते हैं तो आप इसे चला लीजिए। हालांकि मैंने कभी मुझे क्लब चलाने का तजर्बा नहीं था, लेकिन चूंकि मैं उस क्लब का सदस्य सन 2000-2001 से रहा, तो मुझे भी इस चीज़ को लगा भी ठीक है, यदि कोई अच्छी चीज़ थी किसी भी वजह से वो आज सुप्तावस्था में जा रही है, तो मैंने उस चीज़ का सहर्ष उसको करते हुए अपनी एप्लीकेशन में उन्होंने बना के दी। उन्होंने अप्रूव करा के कमिश्नर मैम जी से थी, तो मुझे इस पद पर आसीन किया और उसके बाद जो भी मैं सर्वश्रेष्ठ कर सकता था वहाँ के लिए मैंने करने का प्रयास किया। सर आपने डॉक्टरेट की उपाधि भी ली है सर, इटली से। जी जी जी, क्योंकि मैंने समाज सेवा में काफ़ी कार्य किया, तो उस कार्य को देखते हुए जो उनके कुछ हिंदुस्तान के प्रतिनिधि हैं उन्होंने हमसे संपर्क किया, उन्होंने हमें रिकमेंडेशन भी मांगा, उन्होंने हमसे कुछ पत्र भी लिए कुछ लोगों से राइटिंग में कि भाई हम इस चीज़ के एलिजिबल हैं, और पिछले हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए उन्होंने इस चीज़ को रखा। उनके इस ऑफर को हमने शेयर किया, तो उन्होंने दिल्ली में प्रोग्राम आयोजित किया था, तो उस दिल्ली के प्रोग्राम में इस उपाधि से उन्होंने मुझे और मेरे मेरठ के एक रहने वाले मित्र और 2 लोगों को इससे। तो सर फिर कोई गलत बात नहीं है अगर हम आपको डॉक्टर अमित कुमार बुलाएं तो? नहीं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। जब से मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिली है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी समाज के प्रति समर्पण की भावना से करने का एक मोटिवेशन भी मिला है, और बहुत सारे लोग मुझे डॉक्टर साहब के नाम से बुलाते हैं। जब मैं स्वच्छता के लिए काम करता था, तो मेरा जो निकनेम था मिस्टर क्लीन के नाम से मुझे लोग मेरे जो नजदीकी लोग थे मुझे बुलाते थे, मिस्टर क्लीन के नाम से। सर आप इतने सारे कामों को मैनेज करते हैं, आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? देखिए मेरा मानना ये कि आप दिन में यदि सुबह लेट सोकर उठते हैं, तो आप उस दिन में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। सबसे पहले तो सुबह सो के उठने के बाद में जो फिजिकल एक्टिविटीज है, मान लीजिए योगा है या वॉक है, फिजिकल, यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो तभी आप अपने जीवन में कोई भी कार्य कर सकते हैं। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, रात को आप नींद पूरी नहीं हो पाई, या सुबह आप लेट सोकर उठे, मेरा मानना ये है कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि आप लेट सोकर उठेंगे, आपकी नींद पूरी होगी तो ज़्यादा फ्रेश होंगे। मेरा मानना है कि यदि आप टाइम से सोकर उठ रहे हैं, जल्दी सोकर उठ रहे हैं, और सुबह के वक्त में यदि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में यदि आप जुटते हैं, तो आपका जो वो दिन है वो संभवतः ज़्यादा आपका वर्किंग मोड में रहेगा। तो सर आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? देखिए उठने के बाद में मैं योगा करता हूँ, मैं वॉक करता हूँ, उसके बाद हल्का नाश्ता लेकर मैं ऑफिस चला जाता हूँ। ऑफिस के निकलने के बाद में मेरे अपने दिन के जो भी स्केड्यूल्स होते हैं, जो भी मीटिंग्स होती हैं, उनको मैं फॉलो करते हुए दिन पूरा सुबह से शाम कैसे गुजर जाती है पता नहीं चलता, और शाम को जी सर जब काम का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो सर आप खुद को रिलैक्स करने के लिए क्या करना पसंद करते हैं? नहीं, मेरा अपना मानना है कि जो काम का दबाव है मेरे लिए तो सबसे बड़ा रिलैक्सेशन वही है। मैं जब सबसे ज़्यादा मेरे पे काम का दबाव होता है, तो शायद मेरे लिए वो सबसे कंफर्टेबल जोन होती है, क्योंकि मुझे काम करने में मजा आता है। जी सर, जब आप काम नहीं कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते हैं? देखिए जब मैं काम नहीं कर रहा होता तो निश्चित रूप से जो मुझे आगे करना है मैं उसकी प्लानिंग कर रहा होता हूँ, और बहुत ज़्यादा देर तक यदि मान लीजिए मैं काम नहीं कर पाता, तो इसमें मुझे कहते हुए खुद हो रहा नहीं कि फिर मुझे आलस आने लगता है। हाँ, तो मेरा मानना है कि इंसान एक वर्किंग मोड में रहे सुबह से शाम तक। तो कुछ लोग तो शायद ऐसा मानते हैं कि बहुत ज़्यादा काम के प्रेशर में रहना या बहुत ज़्यादा काम करना, हमें इस चीज़ से बचना चाहिए, लाइफ को रिलैक्स भी रहना चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा काम कर पाना, ये भी भगवान की दी हुई नियामत है जो हर किसी को नसीब नहीं है। सर स्वीकार करना जी सर, मैंने अपना फर्स्ट इंटरव्यू लिया था रवि कुमार बिश्नोई जी का। मैंने उनसे भी यही प्रश्न किया था, और उन्होंने मुझे बहुत आराम से बताया कि या तो मैं काम कर रहा होता हूँ या तो मैं सो रहा होता हूँ, ओनली टू। मतलब उनके पास कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है कि ये काफी जेन्युइन चीज है कि या तो आप वर्किंग या यू आर स्लीपिंग, ओनली टू। सर आप इस पर में सर आप ये पसंद करते हैं? नहीं, देखिए मेरा अपना मानना ये है कि देखिए यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप थोड़ी बहुत देर आराम कर लें तो ठीक है,
लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं ऐसा व्यक्तिगत मेरी सोच है कि आपका जो स्लीपिंग पीरियड होता है, यदि आपके पास कुछ करने को नहीं भी है तो आप उसको स्लीपिंग में ना निकालें, क्योंकि स्लीपिंग मेरे हिसाब से लाइफ का 0 पीरियड है जो वेस्ट हो रहा है। आप उस वक्त कोई भी सकारात्मक कार्य कर सकते हैं। आप रीडिंग कर लीजिए, आप कोई मूवी देख लीजिए, कोई एजुकेशनल मूवी देख लीजिए, आप किसी दोस्त के पास चले जाइए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन सोने की जो परिस्थिति है मैं उससे थोड़ा इत्तेफाक कम करता हूँ। इत्तेफाक कम रखते हैं। जी सर कुछ हल्के से सवाल है मेरे पास। सर आपका खुद का रेस्टोरेंट है, आपकी फेवरेट डिश क्या है? देखिए, ये भी बड़ी कंट्रोवर्शियल की बात है, क्योंकि मैं काफ़ी फूडी रहा हूँ और निश्चित रूप से वैसे तो मुझे बाजार के खाने में, बाहर के खानों में सभी चीज़ें पसंद हैं, लेकिन अभी वक्त के साथ बढ़ते बढ़ते जैसे ये हमारा अभी रेस्टोरेंट है, मेरे पास सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है कि मैं किचन से कभी भी कुछ के बनवा के खा लेता हूँ। तो अभी की परिस्थिति ये है कि मेरे को दोबारा लौटकर वो जो खिचड़ी और मूंग की दाल प्रकार की चीज़ होती है, मुझे वो चीज़ें कम्पेटिवली इतना देख देख के वो ज़्यादा अच्छी लगने लगी है, क्योंकि जीवन की एक बात है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती उसके लिए हमारा मोह, उसके प्रति हमारा अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। जो चीज़ आपके अपने पास हो जाती है उसके प्रति मोह कम हो जाता है। तो शायद मेरे साथ में इस वक्त ऐसा ही हो रहा है। मैं भी इस वक्त हाइजीनिक हेल्दी फूड की तरफ ज़्यादा अग्रसर हूँ। जी सर द होस्ट में कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, यहाँ हमारे पास द होस्ट बिल्डिंग है हमारी, जिसके अंदर 4 फ्लोर है। उन 4 फ्लोरों में जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है उस पर हमारा हीरा स्वीट्स का फ्रेंचाइजी है, जहाँ हीरा स्वीट्स का संचालन रहता है, जो कि एक बड़ी फूड चेन है हिंदुस्तान की, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके 54 आउटलेट्स हैं, 54 जी। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पर हमारा एक पार्टी हॉल बना हुआ है, जिसमें हम 125 से 150 लोगों की गैदरिंग तक की पार्टी कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड फ्लोर पर हम लोगों का फिर एक पार्टी हॉल बना हुआ है, जहाँ पर हम लोग 80 से 100 लोगों तक की पार्टी कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड फ्लोर पर हमारा द गोल्डन स्पून के नाम से एक रेस्टोरेंट है, और छोटे छोटे कुछ पार्टी प्लेसेस हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी किटीज, बर्थडे सेलिब्रेशन कर सकते हैं, और अपनी टेबल भी है हमारी, जहाँ पर हम लोग लंच या डिनर भी ले सकते हैं। तो सर जो लोग आपके रेस्टोरेंट और हीरा स्वीट्स में आने वाले हैं, ऐसी कौन कौन सी डिश हैं जो आप उन्हें सजेस्ट करना चाहेंगे कि आए तो टेस्ट जरूर करें? नहीं, देखिए, वैसे तो हमारा जो मेन्यू है वो काफ़ी ब्रॉड है, और उसके अंदर सभी हम लोग जितने भी आइटम हैं सब लोग हम उसके अंदर कवर करते हैं। और वैसे तो ये इस चीज़ के ऊपर भी निर्भर करता है अभी किस चीज़ को क्या पसंद है, लेकिन यदि हम वेजिटेरियन में बात करें तो हमारी अपनी स्पेसिफिक डिश में हम दाल की बात करें तो हमारी स्पेसिफिक दाल है दाल बुखारा के नाम से। दाल बुखारा, हाँ। और इसके अलावा हमारे अपने कुछ स्पेसिफिक शेफ स्पेशल हमारी कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारा एक शाही पनीर है, हमारा जो स्पेशल है, हमारा शेफ स्पेशल है। शेफ स्पेशल हमारा पिज़्ज़ा है। शेफ स्पेशल हमारा एक प्लेटर है, जिसमें हम 4-5 आइटम समझ करके हम लोग उसको सर्व करते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं हमारी स्पेसिफिक जो हम करते हैं। इसके अलावा वक्त बे वक्त हम लोग इस प्रकार की एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं। जैसे जब मैंगो सीजन अभी चल रहा था तो लास्ट वाला तो एक मैंगो फेस्टिवल हम लोगों ने रखा। जितनी भी डिशेज़ हैं हम लोगों ने उनको मैंगो से लिंक करके मैंगो डिशेज़ बनाई। फिर एक चॉकलेट डे हम लोगों ने रखा। चॉकलेट डे पर चॉकलेट की डिशेज़ हम लोगों ने बनाकर लोगों को सर्व की। अभी फ्रेंडशिप डे से 2 दिन बाद आने वाला है, तो फ्रेंडशिप डे के लिए भी हम लोगों ने एक ऑफर निकाला कि यदि 2 या उससे ज़्यादा दोस्त आते हैं तो यदि एक दोस्त हमारा कोई भी आइटम ऑर्डर करता है तो इक्विवेलेंट अमाउंट का एक ऑर्डर उसके दोस्त को हम लोग अपनी तरफ से कंप्लीट देंगे, जस्ट टू प्रमोट फ्रेंडशिप डे एंड फ्रेंडशिप। जो ऑफर्स आते हैं, जो डिशेस हैं, सब कहाँ जाए उनको चेक करने के लिए? नहीं, देखिए, किसी भी चीज़ के प्रचार प्रसार के 2 ही तरीके हैं आज की तारीख में। एक तो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया तो तरीका है ही है। बाकी यदि मान लीजिए आप अपनी गुणवत्ता, अपनी क्वालिटी को कंस्ट्रेंट रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग भी किसी जगह पे जाते हैं और हमें वो चीज़ अच्छी लगती है तो जो हमारे नियर्स हैं, डियर्स हैं, हम उनको माउथ टू माउथ बताते हैं कि भैया हम वहाँ पर गए थे, आप भी एक बार जरूर जाएं। तो सबसे पहले तो ये कि हमें अपनी गुणवत्ता का ध्यान रखना, अपनी सर्विस का ध्यान रखना, तो लोग बाग स्वयं ही अपने आप निश्चित ही आते हैं। जो लोग ये पॉडकास्ट देखने के बाद अब आना चाहते हैं, जो लोग अभी तक यहाँ नहीं आए हैं, सर वो नए ऑफर्स के बारे में कैसे जान सकते हैं? नहीं, देखिए, अभी हम लोग वैसे तो डिजिटल मार्केटिंग पे हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है, यदि किसी आदमी को हमारे किसी भी पर्टिकुलर ऑफर के विषय में जानना है तो हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकता है। तो इंस्टाग्राम पेज पे हमारे अपने ऑफर डालते रहते हैं। सर थोड़े से हल्के सवाल हमारे पास और हैं। सर आप हमें अपनी पहली कमाई के बारे में बताना चाहेंगे? नहीं, देखिए, चूंकि मैंने व्यापार किया, व्यापार में कमाई का
और लॉस का तो शुरुआती दौर में पता चलता नहीं है, क्योंकि हम लोगों को पहले तो इन्वेस्ट ही करना होता है हर चीज़ के अंदर, अपने जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं उनमें भी और बाकी बहुत सारी चीज़ों में। बट स्टिल चूँकि 98 में मैंने अपना व्यापार शुरू किया था अगस्त में, तो पहली नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसका एक प्रोडक्ट आता था कैल्शियम नाइट्रेट, तो उसको मैंने अपने व्यापारी को बेचा था, और उस व्यापारी को उस माल को बेचने में मुझे कुछ 400-500 रुपये की जो एक इनकम हुई थी, तो वो मेरी पहली इनकम थी। सर शुरुआती दौर की कोई गलती जिससे आपने सीखा हो और आज भी आप उसे लेकर साथ चलते हैं कि ये नहीं करना है? देखिए, गलतियां तो जब इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है तो निश्चित ही होती रहती हैं। व्यापारी के लिए देखिए गलती का क्या कंसेप्ट हो सकता है, व्यापारी के लिए गलती का ये कंसेप्ट हो सकता है कि ठीक है आपको व्यापार करना है, यदि व्यापार में आप लोग उधार दिए किसी आदमी को पैसा, आपका टाइम से आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है, तो जो सिलेक्शन ऑफ पार्टी है वो उसमें कई बार किसी भी इंसान से गलती हो जाती है, क्योंकि इंसान लेते वक्त कुछ और होता है, देते वक्त कुछ और होता है। जी जी। तो ऐसी कुछ गलत पार्टियों का चयन अपने जीवन में जरूर हुआ, लेकिन जैसे जैसे फिर वक्त गुजरता गया पता चलता रहता है, उस चीज़ के लिए भी हम लोग सीखते चले और अपनी सिलेक्शन को ठीक करते चले। बाकी यदि आप कुछ करेंगे नहीं ये सोचकर कि गलत ना हो जाए तो कभी आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो रिस्क, जैसा आपने पहले भी पूछा था व्यापार के विषय में, तो वो चूंकि रिस्क का ही दूसरा नाम व्यापार है और व्यापार का दूसरा नाम रिस्क है, तो रिस्क तो आपको लेना ही होगा, गलती तो उसमें होती रह सकती है। जी सर। सर कुछ वन वर्ड आंसर हैं सर, व्यापार या समाज सेवा? बोथ। सर सुबह 5 बजे जागना या रात को देर तक काम करना? सुबह 5 बजे जागना। सर रिस्क या सेफ्टी बिजनेस का असली मंत्र? 100% रिस्क। एज अ लीडर सख्त बॉस या दोस्त वाला बॉस? बॉस, कन्वर्टेबल बॉस एज पर सिचुएशन। कन्वर्टेबल बॉस एज पर सिचुएशन। सर नई चीजें सीखने का जरिया बुक्स या पॉडकास्ट? आज की तारीख में तो पॉडकास्ट। आज की तारीख में। सर सबसे बड़ी ताकत? जीवन का एक वो व्यक्ति जिस पर आपको ऐसा विश्वास हो कि यदि मेरे को कोई दिक्कत आएगी तो वो मेरे साथ खड़ा होगा। और सर सबसे बड़ी कमजोरी? देखिए सबसे बड़ी जीवन की जो मैं सबसे बड़ी कमजोरी मानता हूँ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो इससे बड़ी कमजोरी कोई नहीं हो सकती। जी सर बिल्कुल सही। सर एक इच्छा अगर लाइफ में पीछे जाकर आप कोई चीज दोबारा कर पाए? देखिए वैसे तो मैंने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरीके से जिया है, मुझे कोई रिपेंट नहीं है किसी भी चीज में, लेकिन फिर भी मैं ये जरूर चाहूँगा यदि भगवान मुझे ऐसा मौका कहीं से मिलता है कि मुझे अपने जीवन के कुछ साल बाकी मिलते हैं, तो मैंने अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला है। मुझे ऐसा लगता है शायद उसमें कुछ यदि कहीं कमी रही है तो मैं उसको एक बार अपने बच्चों का लाना पोषण दोबारा करके देखना चाहता हूँ। मैं दूसरी तरीके से बच्चों को पालता तो मेरे बच्चे कैसे होते, ये इमेजिनेशन मेरे मन के अंदर आती रहती है। हालांकि मेरे बच्चे अच्छे हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, मेरी बेटी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में जब 10th का एग्जाम दिया था तो टॉप किया, मतलब बच्चे पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं, सब 90+ वाले अच्छे बच्चे हैं, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि थिंग्स कुड हैव बीन बेटर, बिकॉज अच्छा और बहुत अच्छा और श्रेष्ठ इन चीज़ों में बहुत फर्क होता है। तो मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो हम लोग करें अपने जीवन में श्रेष्ठ हो। सर श्रेष्ठ या उत्तम? देखिए उत्तम और श्रेष्ठ की यदि हम बात करें तो मैं ये चाहूँगा कि श्रेष्ठियों को भी श्रेष्ठ से तो ऊपर कोई चीज़ हो नहीं सकती। उत्तम का मतलब हुआ कि आप जो पहले चीज़ कर रहे हैं वो और आप बेहतर कर पा रहे हैं, लेकिन श्रेष्ठ का मतलब हुआ कि जहाँ पर और बेहतर कर पाने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। सर ये सवाल मेरा इसलिए आया क्योंकि जब मैंने महाभारत पढ़ी तो उसमें था कि जो हमारे कर्ण थे वो श्रेष्ठ बनना चाहते थे और जो हमारे अर्जुन थे वो उत्तम बनना चाहते थे, या उत्तम में ही उनको संतुष्टि थी कि मैं उत्तम हूँ इतना बहुत है। मेरा ये सवाल इसलिए था कि श्रेष्ठ या उत्तम जीवन के में आपको आगे क्या बढ़ते सोच लेकर चलना चाहिए? मेरा अपना मानना ये है कि जीवन में हम हर चीज जो चाहते हैं, कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में मुकम्मल मुकम्मल चीज नहीं मिला करती। मेरा मानना है कि हम श्रेष्ठ बनने का प्रयास करेंगे, श्रेष्ठ सोचने का प्रयास करेंगे तो उत्तम तो बन ही जाएंगे। यदि उत्तम बनने का प्रयास करेंगे तो शायद उससे कुछ नीचे रह जाए। तो थिंक बिग एंड यू विल गेट बिग, वो वाली कहावत शायद इसमें। जी। सर सफलता और असफलता एक शब्द में? शरीर के अंदर खुशी का एहसास। शरीर के अंदर खुशी और सुख का एहसास। खुशी और सुख का एहसास, ये सफलता है। और सर असफलता इसका जस्ट अपोजिट। यदि आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार के दुख की भावना है, असंतोष की भावना है, या किसी के प्रति ईर्ष्या की भी भावना है,
तो वो इसका ऑपोजिट है। आपके सपने का भारत कैसा होगा? देखिए, सरकार नीति बनाती है, जनता फॉलो करती है। कोई भी नीति सरकार हमेशा जनता के हित के लिए बनाती है, लेकिन उसका अनुपालन जनता को करना है। मेरे सपनों के भारत को मैं देख पाता हूँ तो ये देखता हूँ कि जो सरकारी नीतियाँ वो हमारे समाज के लोग फॉलो कर रहे हैं। इधर उधर जो कहीं भी गंदगी होती है वो ना हो, साफ सफाई का माहौल हो। सड़क पर यदि कहीं पर कोई जाम लगा हुआ है वो तो ना हो। आदमी फ्लुएंट तरीके से अपने जा रहा हो, अपने टाइम से निकले, टाइम से गंतव्य पर अपने पहुंच रहा हो, उसकी मीटिंग्स पोस्टपोन ना हो, डिस्टर्बेंसेस ना हो, क्लैशेस ना हो, तो शायद हम लोग एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। सर, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो आपको शायद आज से 10 साल बाद भी देख रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से, सर उनको आप कोई राय देना चाहेंगे उनके जीवन में, या हम कहेंगे कि आप उनको कोई सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, अपने जीवन में जिस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होता है, जिस तरीके से उसकी अपब्रिंगिंग होती है, तो उसी तरीके का उसका लाइफस्टाइल बनता है। तो चीज़ें मैं समझता हूँ कि कोई भी बच्चा जब बड़ा हो, तो मैं अलग अलग यदि कैटेगरी वाइज बात करें तो जो छोटा बच्चा है, उसको जो एक टीनेजर है, उससे मैं कहना जरूर चाहूँगा कि जो भी आप अपने काम अपने जीवन में करें वो इस तरह के काम करें कि आपको वो काम अपने पेरेंट्स से छुपाना ना पड़े। यदि कोई भी टीनेजर अपने बचपन से में किसी भी ऐसी एक्टिविटी में लिप्त है जो वो अपने पेरेंट्स को खुल कर नहीं बता पा रहा है, तो उसको वो काम नहीं करना चाहिए। उसको स्वयं इस बात को समझ जाना चाहिए कि ये चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर भी यदि किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए तो मेरा मानना ये है कि उसे छुपाने की बजाय उसे सामने वाले से हमें एडमिट कर देना चाहिए। हमें उस चीज़ को प्रेजेंट कर देना चाहिए कि ठीक है, मेरे से गलती हो गई है, मैं अब इस गलती को दोबारा नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं उससे भी हमारी लाइफ बहुत सही सुखी तरीके से चल सकती है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये देखिए, ऐसा कि सबसे ज़्यादा जीवन में दुख इंसान को वहाँ होता है जहाँ इंसान की दूसरे लोगों से अपेक्षा ज़्यादा होती है। तो मेरा मानना ये है कि यदि अपेक्षा करनी है तो यदि हम अपने आप से अपेक्षा ज़्यादा करेंगे तो शायद हम अपनी अपेक्षाओं पर खरा उतर पाएँ, लेकिन बाकी दूसरों से हमें अपेक्षा उतनी करनी चाहिए जितना वो पूरा कर पाने में सक्षम है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया। सर नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें भी उतना ही समय दिया जितना मैंने आपको दिया। और मैं आपका भी धन्यवाद अदा करता हूँ कि यदि मान लीजिए मैंने अपने जीवन में कुछ सीखा और उस सीखने के माध्यम से मेरे विचारों से यदि इसे जितने भी लोगों ने सुना, यदि 1% लोग भी अपने मन के अंदर को बदलाव ला पाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरा आपको टाइम देना और आपको मेरा टाइम देना शायद कामयाब हो पाए। जी सर। दिस इज नताशा वर्मा साइनिंग ऑफ। फिर से मिलेंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ जो आपको कुछ और नई बातें सिखा पाएगा। आप बिजनेसमैन से मिल चुके हैं, आप डॉक्टर्स से मिल चुके हैं, आप किन के बारे में और जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू।